हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज की तारीख है 9 जून, यानी कि कल बाजार खुलेंगे 10 जून को। और 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 जून, यानी कि ये हफ्ता किस तरीके से हमें बाजार में नज़र आता है। जैसा कि आपने देखा कि मेरी पिछली वीडियो थी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो तेज़ी हो रही है, जिस तरीके के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं और जिस तरीके के बाज़ार में लिक्विडिटी अभी भी बनी हुई है, बहुत ही भयंकर तरीके से जो लिक्विडिटी है वो बाज़ार को चेज़ कर रही है, इन सब के बीच में हमने एक ज़बरदस्त वोलेटिलिटी पिछले हफ्ते इलेक्शन रिजल्ट वाले वीक में देखी। और उस वीक में पुट राइटर्स ने जो पेन देखा, ऊपर से जब बाजार स्लाइड हुआ, और उससे पहले सोमवार के दिन जो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बड़ी मुश्किल से बचाई या कट गई, लेकिन पुट राइटर्स की तो ज़्यादातर पोजीशंस जो हैं, हमने देखा कि जो कमज़ोर हाथ थे वो ख़त्म ही होती हुई नज़र आई और स्टॉप लॉस लगने तक के भी मौके नहीं मिले। इन सब के बीच में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बाजार का आउटलुक कैसा रह सकता है। मोदी जी आज शाम को शपथ ले लेंगे और उसके बाद सभी लोगों को लग रहा है कि जी बाजार एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं भी मानता हूं कि इस हफ्ते नई ऊंचाइयों की तरफ बाजार बढ़ता हुआ आएगा नज़र, बट उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा संशय है कि बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। और बाजार के बड़े प्लेयर्स ने जो वोलेटिलिटी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन दी, उनसे एक बात समझ में आती है कि बड़े प्लेयर्स अभी भी एग्रेसिव सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे ही बाजार ऊपर की लेवल पे आएगा। और बाजार को अगर हम इस वीक के बियॉन्ड जाके देखने की कोशिश करें, तो हमारे को ये बात समझ में आती है कि बाजार में एक अच्छी खासी जो करेक्शन 10% तक की जो करेक्शन है बाजार में ड्यू है, वो आपको इस हफ्ते के अंत तक बनती हुई नज़र आ सकती है। यानी कि बाजार के अंदर मेरा जो व्यू है वो अब भी सेल ऑन राइज है अब। और जब देखिएगा बाजार पिछले इलेक्शन से पहले गिर रहे थे, तो मैंने कहा था कि बाजार में एक तेजी का माहौल रहेगा, यहाँ पे मंदी नहीं करनी है, क्योंकि रूमर्स क्या थे कि मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत मजबूत बनने वाली है और न्यूज़ पर सेल करिए। तो अल्टीमेटली अब हमें लग रहा है कि ये जो रूमर्स थे वो अब जो है न्यूज़ में बदल गए हैं। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो बाजार आपको जो है एक क्लियर पिक्चर देगा, एक डायरेक्शन देगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो सरकार है वो उतने मुश्किल डिसीजंस नहीं ले पाएगी जैसा पहले ले रही थी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जो गवर्नमेंट है उसके जो मायने हैं वो थोड़े से बदलते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर शायद पैसा खर्च होता हुआ आपको नज़र आए। इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल के ऊपर देखिएगा, आज भी अगर हम गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही ख़राब है। अगर एजुकेशन में देखें तो कोई पिछले 15-20 साल के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं बेसिक लेवल के ऊपर। अगर आप बेसिक एजुकेशन की बात करें, आज भी देखिएगा मोस्टली जो बच्चे हैं जिनके पास मतलब मिडिल क्लास या उससे ऊपर की क्लास है, कोई अपने बच्चे को सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहता। यानी कि सरकारी स्कूलों की हालत, ट्रेनिंग स्कूल्स की आदत और ITI की हालत ऐसी है कि जो रोजगार जनरेट करने वाली एजुकेशन नहीं दी जाती। आज भी आप देखेंगे कि जो मेजर IITs हैं, IIMs हैं वहाँ, या NIT के अंदर अगर जो मेडिकल में देखें तो वहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं और जो उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं, तो अभी भी आप देखेंगे कि 85% के आसपास का दायरा ऐसे प्राइवेट स्कूल से या बढ़िया स्कूल से आने वाले बच्चे या जो अच्छी कोचिंग ले सकते हैं वही है। और ये जो निराशा है एक लोअर मिडिल क्लास के नीचे वाले जो तबके में, वो शायद इस सरकार के ऊपर काफ़ी भारी पड़ी और लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर। तो आप खाली ये समझेंगे कि जब तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होगा लोगों का, तब तक चैलेंजेस रहेंगे। और युवा वर्ग तो काफ़ी नाराज़ था इस बार, लेकिन उन सब के बीच में देखिए मोदी जी की अपनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, तो देश को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, दो एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये दोनों चीज़ें अगर
इम्प्रूव नहीं होंगी। आप देखिएगा 5 लाख रुपए का मेडिकल तो दे दोगे, लेकिन मेडिकल की फैसिलिटीज़ ऐसी है कि आप अगर सरकारी के अलावा प्राइवेट में भी जाओगे और पैसा भी खर्च करोगे, वहाँ पर भी मेट्रो शहर के अंदर हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उस तरीके से नहीं है। तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल वाले जो शेयर्स हैं वो आप देखते हैं, इसीलिए 70 से 80 के पी पर चल रहे हैं कि भाई बहुत ग्रोथ होगी, और गवर्नमेंट ने भी खुद इंसेंटिव्स किए हैं। लेकिन मुझे देखिएगा पर्सनली वो शेयर 70-80 के पी पे, हालांकि ग्रोथ है उनके अंदर, लेकिन 70-80 के आसपास की पी जो है मुझे जस्टिफाई नहीं लगती है। तो और वो प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बनाए रखना ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ पर कि गवर्नमेंट अर्निंग करने देने के लिए जो है फ्री नहीं छोड़ सकती। तो अल्टीमेटली बहुत बड़े लंबे समय तक जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर इनको रहना है और चैलेंजेस रहेंगे। तो मुझे हालांकि वो सेक्टर इसलिए पसंद नहीं है, वो सबके अपने रीजंस हो सकते हैं। वो सेक्टर में हालांकि एक जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से चला है और वो है अपोलो हॉस्पिटल। और अगर उस स्पेस में भी कोई 2 कंपनी है तो अपोलो हॉस्पिटल या मैक्स हेल्थ के 2 ही कंपनी मुझे लगता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट के एंगल से और जो हॉस्पिटल्स की हालत है या जिस तरीके से वो डिलीवर करते हैं उसमें काफ़ी अच्छा है। और बहुत लोग कहेंगे सर आधा मैंने मेदांता सिटी के बारे में नहीं बोला, वहाँ पे ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें उस पर प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी वैल्यूएशन हमें जस्टिफाई नहीं लगती। अगर हम बात करें कि जी आगे कि जो सरकारें हैं वो अपने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, और वो सॉफ्टनेस ऐसी हो सकती है कि जब इलेक्शन ईयर्स में जाएं हम लास्ट में, और उसकी शुरुआत पहले से ही आपको देखने के लिए मिली, बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उसको कैश इंसेंटिव्स भी दे सकती है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके फैमिली बेस के ऊपर कुछ कैश इंसेंटिव्स जा सकते हैं जो शायद बाजार को पसंद नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली आगे जो फोकस होगा अब गवर्नमेंट का, मुझे लग रहा है कि अब वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हावी होगी, बजाय कि गवर्नमेंट के जो ग्रोथ वाले जो पैरामीटर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने के। तो अल्टीमेटली जो फंड्स का अलोकेशन होगा वो अब सोशल पर्पसेस के लिए, सोशल कोज के लिए ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव होंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो शायद बाजार पसंद नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स बाजार को ऊपरी लेवल पर लेके जा रहे हैं और अल्टीमेटली बढ़िया वाली, भयानक वाली एक मंदी प्ले करेंगे जैसा आपने देखा, और उसका असर आपको शायद इस हफ्ते देखने के लिए ना मिले, 1 या 2 हफ्तों के अंदर आपको उसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो बड़े प्लेयर्स बाजार को ऊपर इसलिए खींच रहे हैं कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़े प्लेयर्स करें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बाजार अब निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई पर आ गया, और शायद इस बार इस हफ्ते तोड़े भी इस हाई को, और 23,500 23,600 तक बाजार जाता हुआ हमें लग रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाजार के अंदर यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर तेजी बनती है, और यहाँ पर कॉशियस व्यू जो है मेरा है बाजार के अंदर। वैल्यूएशन जहाँ पर भी अनरीजनेबल है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई सरकार का क्या अस्तित्व रहता है, तो आपने वो मंगलवार को देख लिया कि अगर बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही थी तो बाजार में कितना बड़ा पैनिक था, और अगर वो चली जाती, जबकि वो 240 सीटें प्रिडिक्ट कर रहे थे उस समय बाजार की हालत थी, और अगर वही सीन अगर 210 220 होता और इवन 180 हो जाता तो आप समझ नहीं सकते कि बाजार में उसी दिन सर्किट लग जाता और अगले दिन फिर 5-7% का आपको फॉल देखना पड़ता। हालांकि वो स्थिति आई नहीं। तो ये ध्यान है कि बाजार ऊपर तो जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 अब 1 से 1.5 महीने के अंदर बेरिश मोड में और एक कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे, जिसका असर ये होगा कि बाजार धीरे धीरे नीचे भी आएंगे, करेक्ट भी होंगे, और बाजार के अंदर जो चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें उनको भी बाजार डिस्काउंट करेगा। बाजार अभी तक खाली पॉजिटिव चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा था। अब रिलायंस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स तेज थे। एसबीआई लाइफ और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मंदी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही तेज थी, भयानक थी, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा ये नहीं बता रहे। महिंद्रा, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स तेजी में थे। और देखिएगा लास्ट में आईटी को तो उठाना ही था, आईटी में तो तेजी। अब इंडेक्स का जो लास्ट लेग बचा कि भाई किसको मैनेज करो, तो वो सब होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है 200-300 पॉइंट और खींच लोगे निफ्टी को, और उसके बाद हो सकता है वो बैंकिंग स्टॉक से आ जाए थोड़ी तेजी, बट वो सस्टेनेबल नहीं लग रही है मुझे। अब मुझे लग रहा है कि बाजार एक अच्छी खासी 1.5-2 महीने की कंसोलिडेशन फेस में और बेरिश मोड में जा सकता है आने वाले समय में।
निफ्टी बैंक 490803, 50,000 का एक देखिएगा एक साइकोलॉजिकल मार्क भी है, उसको शायद सोमवार को टच भी कर दे, मंगलवार को टच कर दे, बुध को टच कर दे, बट उसके ऊपर जाकर टिकेगा भी थोड़ी समय के लिए, बट अल्टीमेटली बाजार को नीचे आना है। और मुझे लग रहा है कि मंगलवार दोपहर के बाद बाजार जो है निफ्टी बैंक स्पेशली नीचे का रुख करता हुआ नजर आएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो सेलिंग कल दोपहर से भी, कल सुबह से भी हो सकती है, पर बाजार एक बार ऊपर की तरफ ले जाकर सबको तेजी में बढ़ाएगा और उसके बाद बढ़िया मंदी बनेगी। तो हम तो एक काउंटर व्यू लेके चलेंगे, हालांकि पोजीशंस हमारी दोनों साइड है, लेकिन बाजार जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम मंदी की पोजीशंस बढ़ाते रहेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो 51,000 का लेवल लगा था, वो कुछ घंटों के लिए ही बस हाई लेवल पे रहा। और उसके बाद आपने देखा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए और बाजार ने, वो रुझान भी नहीं आ रहे थे पूरे, लेकिन बाजार ने सुबह से ही टूटना शुरू कर दिया था मंगलवार को। तो ये तो पक्का था कि बाजार जो ऊपरी लेवल पे सेल ऑफ होंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीका है कि जिसने पैसा कमाया इसी कैंडल में कमा लिया। तो एक मंदी यानी कि एक चोट 100 सुनार की एक लोहार की में बहुत अच्छे पैसे बने और लोग बनाते भी हैं। और मुझे लगता है कि अब दोबारा से बाजार ऊपर जाएगा भैया, फिर भयंकर मंदी बनाने का समय आ रहा है। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे। अभी सबको तेज रहने दो, जितना तेजी कर लेंगे। देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही सोचते हैं भाई होने दे रहे एक बार तेजी, फिर ऊपर से उठा के माल को फेंकेंगे। तो जितना ऊपर बाजार जाएगा उतना मंदी करने वाले को मजा आता है। रोज रोज पैसे नहीं कमाते वो 1 या 2 दिन पैसे कमाते हैं महीने में, लेकिन 1 या 2 दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं कि जो आने वाले 1 या 2 महीने की कमाई उनकी एक ही दिन में हो जाती है। और बाद में फिर वो छोटे छोटे शॉट खेलते रहते हैं, यानी कि उस दिन तो क्या होता है 1 ओवर में 6 छक्के मारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं 1-1, 2-2 रन लेके अपनी जो है वेल्थ बनाते रहते हैं। तो मुझे भी अल्टीमेटली ऐसा ही लग रहा है कि जब एग्रेसिवली बाजार ऊपर हाई पे चला जाए, हाइप बड़ा पॉजिटिव हो, उस समय मंदी बनाने में डरना नहीं चाहिए। और जब बाजार में बहुत भयानक डर हो तो खूब दब के माल खरीदना चाहिए, यानी कि डर के आगे जीत है और लालच के आगे हार। अब बात यहाँ पे करें कि कैश मार्केट में एफआईज ने क्या किया। कैश मार्केट में एफआईज ने क्या, भाई माल खरीदो अभी 4391, अभी बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाके फिर फोड़ेंगे बाजार को और उसी में पैसा बनता है। तो देखिएगा एफआईज ने क्या पैसे बनाए होंगे। जो ऑप्शंस के बायर है ना, मुझे ध्यान नहीं, अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऑप्शंस बायर ने इतने बुरे पैसे गंवाए होंगे। यानी कि पिछले हफ्ते में ऑप्शंस बायर ने जो मतलब एग्रेसिवली, क्योंकि क्या होता है आपने एक बाय ऑप्शन खरीदी, आपने पैसा कमा लिया, आपके पास लालच आ गया, आप क्या करते हो उस ऑप्शंस की खरीदारी डबल या ट्रिपल कर दो। तो बाद में जब वो टाइम डिके आता है एकदम, भाई सब ऑप्शन बायर के पैसे खत्म। हालांकि ऑप्शन सेलर को भी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो अपने उस रिस्क वाले M2M को देख के अपनी मनोस्थिति को किस तरीके से रखता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो अपनी इस मनोस्थिति को संभाल लेते हैं उन्होंने ही देखिएगा इस हफ्ते में ऑप्शन सेलर ने जबरदस्त पैसा बनाया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। एफआईज चाह रहे हैं कि भाई एक अच्छी तेजी बने, फिर ऊपर से फोड़ेंगे बाजार, सारे डेटा यही बता रहे हैं। और देखिएगा इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए डीआईज कह रहे हैं भाई ये ऊपर ले जाके ना फिर तोड़ेंगे, रिटेलर फिर मरेगा, भाई हम बेचेंगे माल। तो डीआईज ने माल बेचा। मेरा आउटलुक बिल्कुल क्लियर है, जो मेरी समझ है मैं उससे आपको चर्चा कर रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट में सब चीज़ें आपको मजबूत नजर आएंगी, बट उस मजबूती के आगे का व्यू क्या है। मैं यहाँ 200-400 पॉइंट कमाने के चक्कर में ना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर तेजी करने के मूड में नहीं हूँ। और वीडियो खाली एजुकेशन पर्पजेस के लिए समझे, कोई ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। और एक बात समझिएगा कि एफएनओ के जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब निफ्टी आज 468 पॉइंट चला। अब इस उम्मीद में कि भाई मोदी जी तो आ रहे हैं, मोदी जी तो आ गए और आज शाम को शपथ भी ले लेंगे, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। और निफ्टी 511 पॉइंट की तेजी और सुबह कल बाजार अच्छा खुलेगा, लेकिन खुलने के बाद टिकेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डाउ जोन्स भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमारे लिए तो यार ब्रांड गुड बहुत सस्ता होगा, इकोनॉमी के फ्रंट पे बहुत ही बढ़िया है। अब लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा देखो ना भाई, ये जो पुट राइटर यहाँ 23,000 के ऊपर देखो, यहाँ पर पुट राइटर बैठे हुए हैं, नज़दीक पुट राइटर आके बैठ नहीं रहा है। और कॉल राइटर भी कॉल नहीं भी बेच रहा है, उसने 87,000 जो है 23,300 पे वो भी कह रहा ले आया यार एक बार ऊपर फिर बेचेंगे कॉल। तो मुझे लगता है कि जो 23,500 के ऊपर एक अच्छी राइटिंग है, ये राइटिंग और हो सकता है 24 पे भी हो जाए। तो बाजार थोड़ा सा ऊपर आके आए
तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सेल ऑन राइज की ही मार्केट है। अब अगर हम बात करें कि 50,000 की बैंक निफ्टी की कॉल में राइटिंग 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट साइड वाले भाई साहब खाली 47,000 है। इवन जहाँ पे बाजार चल रहा है 49,000 पे, कॉल राइटर 44,000 है और पुट राइटर उसके आधे हैं 22,000। यानी कि पुट लिखने की हिम्मत भाई साहब कर नहीं पा रहे हैं ट्रेडर्स, क्योंकि जो पिछले हफ्ते पुट राइटर को धूल चटाई है बाजार ने, वो भाई सब भूले नहीं है। और उन्होंने अपने सौदे नहीं काटे, जिन्होंने एक्सेसिवली पुट बेच रखी थी उनके सौदे तो भाई ब्रोकर ने उड़ा दिए उनके सौदे। यानी कि जो सिस्टम है बड़े ब्रोकर्स को, उनके सिस्टम ने होगा भाई जो तेरा इतना M2M हो गया, पैसे दे। जब तक उसने पैसे जमा करने का इंतजाम करेगा ना, तब तक तो सौदे काट दिए बाजार ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए ये जो वीक रहा है बहुत बड़ी लर्निंग का वीक रहा होगा। हाँ, अगर आपके लिए भी ये पिछला हफ्ता लर्निंग का रहा है तो अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर जो है आप साझा कर सकते हैं हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।